हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम सीएसएस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फोल्डर ओपन करता हूँ। ओके, अब मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ CSS लेक्चर 1। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो CSS होती है ना, उसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम स्टाइलिंग का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। मतलब कि यहाँ पर हमें HTML के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारे HTML के वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, वरना कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक index.html फाइल बना देता हूँ। ओके ओके, अब मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ CSS लेक्चर 1। ओके, तो अब हम बॉडी में जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो CSS है ना, वो एक स्टाइल शीट है। मतलब कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में स्टाइल ऐड करती है। पर पहले इसे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए पहले हमें HTML का कोड लिखना होता है और उसके बाद वहाँ पर हम CSS का कोड अप्लाई करते हैं। अब देखो, CSS को HTML में ऐड करने के 3 तरीके हैं। तो मैं पहले यहाँ पर एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेज ऑफ एडिंग CSS। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम एक-एक करके सभी तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक करके लिखता हूँ इनलाइन CSS। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब इनलाइन CSS में क्या होता है कि हम एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम CSS का कोड लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ओके, और उसके बाद इसके अंदर मैं एक p टैग बनाता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज अ इनलाइन CSS। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस p टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ जिसका नाम है स्टाइल। ओके, अब देखो, जैसे हम HTML के अंदर टैग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से हम CSS के अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो अब इसे यूज करके हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड। ओके, अब इसे कंट्रोल S करते हैं और एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। जो हमारा p टैग है ना, उसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है। तो इस तरह से इनलाइन CSS वर्क करती है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब देखो, जो CSS होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो, इसमें हमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी स्पेस देनी है और उसके बाद जो भी हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम मल्टीपल प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरनल CSS। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, CSS को ऐड करने का एक दूसरा तरीका है जिसका नाम है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS में हम क्या करते हैं कि हम एक टैग को यूज करते हैं जिसका नाम है स्टाइल, और स्टाइल टैग को यूज करके हम अपना CSS का कोड ऐड करते हैं। और ये जो स्टाइल का टैग होता है ना, वो हम हमेशा हेड के अंदर बनाते हैं, इस टाइटल के नीचे। तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग बनाता हूँ। ओके, अब देखो, स्टाइल टैग को हमने यहाँ पर ही क्यों लिखा, तो इसका भी एक रीजन होता है। तो जब हम CSS का कोड हेड के अंदर लिखते हैं तो क्या होता है कि पहले हमारा CSS का कोड लोड हो जाता है और उसके बाद हमारा HTML का कोड लोड होता है। अगर पहले हमारा HTML का कोड लोड हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा यूजर होगा ना, उसे अनस्टाइल्ड कंटेंट की फ्लैश दिखती है, जिसे हम कहते हैं FOUC, फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड कंटेंट। और इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम हेड के अंदर CSS का कोड ऐड करते हैं। इसके अलावा इसे यहाँ पर लिखने से जो हमारा कोड होता है ना, वो वेल स्ट्रक्चर्ड भी दिखता है। मतलब कि यहाँ पर इसके कई सारे रीज़न हैं।
इसलिए हम यहाँ पर हेड के अंदर CSS का कोड ऐड करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इंटरनल CSS है ना, इसके नीचे एक div बनाता हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर एक h2 टैग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ इंटरनल CSS। ओके, अब देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा div है ना, इसका बैकग्राउंड येलो हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर कोड लिखना स्टार्ट करूँगा, तो हमारे ब्राउज़र को पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर ही इस स्टाइल को अप्लाई करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट बनाता हूँ और लिखता हूँ सिलेक्टर्स। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो चलो अब हम एक-एक करके सभी सिलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और एक करके लिखता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जब भी हम कोई ऐसी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ना, उसे यूज करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसका नाम है एस्टरिस्क। तो पहले मैं यहाँ पर एक एस्टरिस्क बनाता हूँ। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बनाना होता है और उसके बाद इसके अंदर हमें CSS का कोड लिखना होता है। और ये थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा कोड वेल स्ट्रक्चर्ड दिखे और इजी टू रीड बने, इसलिए हम इस तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है फॉन्ट फैमिली। तो अब इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एरियल होता है, फिर टाइम्स न्यू रोमन होता है, उसके बाद सेंस सेरिफ होता है। इस तरह से हम अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट में एरियल लिखता हूँ। अब देखो, यहाँ पर एरियल लिखा है, उसके बाद कोमा किया है और उसके बाद दूसरा फॉन्ट लिखा है, उसके बाद कोमा करके सेंस सेरिफ लिखा है। तो इस तरह से लिखने से क्या होता है कि अगर बाय चांस जो हमारा ब्राउज़र है, वो इस एरियल को मतलब सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या होगा कि ये जो दूसरा नंबर वाला फ़ॉन्ट है ना, ये हमें दिखेगा वहाँ पर। अगर बाय चांस हमारा ब्राउज़र इसे भी सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या होता है कि ये जो सेंस सेरिफ वाला होता है ना, ये फ़ॉन्ट हमें दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कोमा करके मल्टीपल फ़ॉन्ट को भी लिख सकते हैं। अगर हमारा ब्राउज़र पहले वाले को सपोर्ट नहीं करता होगा, तो दूसरा वाला एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। अगर उसे भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो तीसरा वाला एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ और एक बार हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा था ना, उसका फ़ॉन्ट एरियल हो चुका है क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है ना, एरियल को सपोर्ट करता है। देखो, यहाँ पर ये टेक्स्ट है ना, इसका भी फ़ॉन्ट एरियल हो चुका है। तो इस तरह से यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करके हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे पढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एंटर करता हूँ और एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैग नेम। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, हम टैग नेम के अकॉर्डिंग भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिव है ना, उसका बैकग्राउंड येलो हो जाए। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है डिव। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं, उसके बाद यहाँ पर हमें एंटर करना है और यहाँ पर हमें CSS का कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसमें मैं कर देता हूँ येलो। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। जो हमारा डिव था ना, उसका बैकग्राउंड येलो हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर ये जो पहला वाला है ना, इसके अंदर भी हमने डिव को यूज किया है। पर इसमें क्या हो रहा है कि हमने डिव के अंदर पी टैग को बनाया है। तो पी टैग क्या कर रहा है कि जो डिव की जितनी स्पेस है ना, उतनी स्पेस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लेयर टाइप बन रहा है। ऊपर पी टैग है और उसके पीछे डिव टैग है। इसलिए हमें यहाँ पर डिव का येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डिव की हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो चलो अब मैं VS कोड में वापस जाता हूँ। तो हाइट बढ़ाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाइट। तो मैं यहाँ पर एक हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसमें मैं लिख देता हूँ 80 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। जो हमारे ये दोनों डिव थे ना, उसकी हाइट 80 पिक्सल हो चुकी है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये जो पहला वाला डिव है ना, उसका भी बैकग्राउंड येलो हो चुका है। चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बॉडी के अंदर एक H2 टैग बनाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल अबाउट ऑफ CSS। ओके, तो अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 H2 टैग है।
ओके। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये div के अंदर का जो h2 टैग है ना, इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। अब हम यहाँ पर टैग नेम के अकॉर्डिंग CSS को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा h2, उसके बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं CSS का कोड लिखूंगा ना, तो क्या होगा कि इस दोनों h2 के अंदर सेम स्टाइल अप्लाई होगी। पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही वाला h2 टैग है ना, इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर h2 के आगे div लिखना है। ओके। और उसके बाद स्पेस देनी है। अब इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है कि div के अंदर का h2। तो अब ये लिखने से क्या होता है कि हमारा ब्राउज़र समझ जाता है कि हम यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे, वो हमें div के अंदर जो h2 है वहाँ पर अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसमें लिख देता हूँ ग्रीन। ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे ये div के अंदर का जो h2 है ना, सिर्फ यहाँ पर स्टाइल अप्लाई होगी। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। जो हमारे div के अंदर का जो h2 है ना, उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है और ये जो h2 है ना, यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई थी। तो इस तरह से हम पेरेंट टैग के थ्रू चाइल्ड टैग पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। तो अब ये पेरेंट टैग और चाइल्ड टैग क्या होता है? तो देखो यहाँ पर हमने div के अंदर h2 को लिखा है, तो हम h2 को div का चाइल्ड टैग कहते हैं और div को पेरेंट टैग कहते हैं। मतलब कि जो अंदर वाला टैग होता है ना, वो चाइल्ड टैग होता है और जो बाहर वाला टैग होता है ना, वो पेरेंट टैग होता है। तो चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और 3 करके मैं लिखता हूँ क्लास सिलेक्टर। ओके। अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब क्लास सिलेक्टर में क्या होता है कि हम अपने टैग के ऊपर क्लास नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसके बाद उस क्लास के नेम के अकॉर्डिंग हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो div है ना, इस पर मैं क्लास देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ बॉक्स। ओके। तो अब क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर पहले एक डॉट लिखना है और उसके बाद जो क्लास का नाम था ना, वो लिखना है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स नाम दिया है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स लिखता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और इसके अंदर हमें CSS का कोड लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर देता हूँ। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा दूसरा नंबर वाला div है ना, उसका बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है। तो पहले हमने इसका बैकग्राउंड येलो किया था। अब CSS में क्या होता है कि अगर पहले हमने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को हम फिर से डिफाइन करते हैं ना, तो जो दूसरी बार हम करते हैं ना, वही आउटपुट हमें दिखाई देता है। तो इसे समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले VS कोड में हम वापस जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक एंटर करता हूँ और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को फिर से अप्लाई करता हूँ और अब मैं इसमें लिखता हूँ वायोलेट। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि पहले जो हमारा बैकग्राउंड ब्लू था, अब वो वायलेट हो जाएगा। मतलब कि जो CSS होती है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है और इसका जो बैकग्राउंड था ना, वो ब्लू से वायलेट हो चुका है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो CSS होती है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्लास सिलेक्टर की तरह ही ID सिलेक्टर भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ID सिलेक्टर। ओके। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में एक और div बनाता हूँ। ओके। इसके अंदर मैं p टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ ID सिलेक्टर। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इस div के अंदर एक ID बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ IMP। ओके। अब ID सिलेक्टर में क्या होता है कि पहले हमें एक हैशटैग लिखना होता है और उसके बाद जो ID का नाम होता है वो हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने IMP लिखा है, तो मैं यहाँ पर IMP लिखता हूँ। उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और यहाँ पर हमें CSS का कोड लिखना होता है। और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ ग्रे। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला div था ना, उसका कलर ग्रे हो चुका है। तो इस तरह से हम ID और क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर CSS को ऐड करने का एक और तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल CSS। ओके।
अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि हम सीएसएस की एक अलग फाइल बनाते हैं और उसे हम एचटीएमएल के साथ लिंक करते हैं। अब देखो जब भी हम एचटीएमएल के लिए कोई फाइल बनाते हैं तो वहाँ पर लास्ट में हम लिखते हैं डॉट एचटीएमएल। इसी तरह से जब भी हम सीएसएस के लिए फाइल बनाते हैं तो वहाँ पर हम लास्ट में लिखते हैं डॉट सीएसएस। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक सीएसएस की फाइल बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल में सिलेक्टर को यूज करके सीएसएस का कोड लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि हम एचटीएमएल को और सीएसएस को एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो मैं index.html में जाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो टाइटल टैग है ना, इसके नीचे में एक लिंक का टैग बनाना है, लिंक। ओके, अब देखो जब भी हम लिंक का टैग बनाते हैं ना तो उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है REL, जिसका मतलब होता है रिलेशन, और इसमें लिखा हुआ है स्टाइल शीट। जब भी हमें कोई सीएसएस की फाइल को लिंक करना होता है ना, तब हम रिलेशन में लिखते हैं स्टाइल शीट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर href का है जहाँ पर हम अपनी फाइल की लिंक देते हैं या उसका पाथ पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एस लिखूंगा तो ये ऑटो सजेशन में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करके इसे लिंक कर देता हूँ। तो अब हमारी सी एस एस और HTML एक दूसरे से लिंक हो चुकी है। तो चलो अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में एक ड्यू टैग बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ एक्सटर्नल CSS। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इस div के अंदर एक क्लास देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ ABC। ओके, इसे कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर डॉट ABC लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं CSS का कोड पुट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ एक्वा। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला डिव था ना, उसका बैकग्राउंड एक्वा हो चुका है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हैं। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो जब भी हम कोडिंग करते हैं ना तो हम हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस को ही यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको भी एक्सटर्नल सीएसएस को ही यूज करना है। आप यहाँ पर इनलाइन और इंटरनल सीएसएस को भी यूज कर सकते हैं, पर एज अ गुड कोडर आपको हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस को ही प्रीफर करना है। तो चलो अब मैं index.html में जाता हूँ। अब देखो जब हमने HTML में क्लास के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप मल्टीपल टैग को सेम क्लास दे सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर हमने बॉक्स नाम की क्लास दी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर ABC की जगह पर बॉक्स दे सकता हूँ, और यहाँ पर हम ID को मल्टीपल जगह पर यूज नहीं कर सकते। वैसे हम करेंगे तो हमें कोई एरर दिखाई देने को नहीं मिलेगी, पर एज ए गुड कोडर हमें मल्टीपल टैग को कभी भी सेम ID नहीं देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लास में ABC लिखा है। अगर मैं इसे निकाल दूं और यहाँ पर मैं बॉक्स लिख दूं तो क्या होगा कि हमने यहाँ पर बॉक्स के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई की थी ना, वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ABC निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट डिव था ना, उसका कलर वायलेट हो चुका है, क्योंकि हमने जो बॉक्स क्लास दी थी ना, वहाँ पर हमने स्टाइल में बैकग्राउंड कलर को वायलेट किया था। देखो ये यहाँ पर भी दिख रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का कलर है ये ग्रीन आ रहा है, पर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो ये एक H2 टैग है और हमने H2 टैग पर ग्रीन कलर अप्लाई किया था, और यहाँ पर हमने जो बनाया है ना, ये एक P टैग है, इसलिए यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है। तो इस बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो जो CSS होती है ना, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मतलब कि यहाँ पर आप कैपिटल में कुछ लिखेंगे और स्मॉल वर्ड में कुछ लिखेंगे तो दोनों का मीनिंग अलग होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने बॉक्स नाम की क्लास दी है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो B है ना, इसे मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने जो बॉक्स की जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो अब यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा लास्ट वाला डिफ है ना, वहाँ पर बॉक्स क्लास की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है।
क्योंकि जब हमने क्लास अप्लाई की थी, तो वहाँ पर हमने बॉक्स का बी कैपिटल किया था और जो सीएसएस होती है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसलिए यहाँ पर बॉक्स क्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने ये जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का लेक्चर 1 है, तो वहाँ पर आपको CSS लेक्चर 1 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएँगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है, उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फ़ाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फ़ाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फ़ाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।